टॉपिक है इंट्रोडक्शन का टॉपिक है एक तरह से मध्यकाल में विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ना है हमें? मध्यकाल में विदेशी आक्रमण। अब सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें, मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करें तो आप मोटी मोटा क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप मोटी मोटा पढ़ते हैं दो चीजें, क्या? एक दिल्ली डायनेस्टी और दूसरा मुगल एम्पायर, ठीक है ना? तो दिल्ली डायनेस्टी आप पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर आप पढ़ते हैं, ठीक है? और इसी में जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे राज्य हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। और इसमें अगर हम हिंदू राज्यों की बात करें तो दो ही मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा मराठा साम्राज्य, ठीक है ना? एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा मराठा साम्राज्य, ठीक बात है ना? चलिए, तो मेडिवल हिस्ट्री ये बताने का हमारा रीजन ये था कि आप मोटी मोटा ये समझिए कि मेडिवल हिस्ट्री में जो प्रभावशाली लोग हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभाव में हैं, जिन्होंने देश को कंट्रोल कर रखा है, जो हुकूमत करने वाले लोग हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, वो कौन है? मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना? तो मध्यकालीन भारत का इतिहास एक तरह से मैक्सिमम मुस्लिम इतिहास है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको राजपूत शासक और कहीं कहीं पर आपको जैसे विजयनगर एम्पायर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा और आगे चलकर मराठा एम्पायर भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो मोटी मोटा ये दिमाग में आपका होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलने वाला है? मुख्य रूप से भी आपको देखने को मिलने वाला है क्या? मुख्य रूप से आपको देखने को मिलने वाला है मुस्लिमों का इतिहास, ठीक है? तो एक तरह से मैक्सिमम मुस्लिम इतिहास है। तो इस वजह से हम सबसे पहले थोड़ा सा बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब की, ठीक है? किसकी बात करेंगे भैया? पैगंबर मोहम्मद साहब की हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है ना? पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर बात करते हैं, ठीक है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या-क्या चीजें पता होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए, इसको देख लेते हैं, है ना? क्लियर पेज पर देख लेते हैं तो ठीक रहेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है भैया? तो मोहम्मद साहब की हम बात करने जा रहे हैं, इनके बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं वो आपको साझा करेंगे, मैप पर भी दिखाएंगे कि कहां पर स्थिति क्या है, ठीक है? तो जब आप मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो एक चीज दिमाग में पहले आपके होनी चाहिए, वो ये कि जैसे अगर आप मैप बनाएं, ठीक है? मैप बनाएं तो यहां पर जैसे भारत है, ठीक है? भारत के जस्ट पड़ोस में किस तरह से पाकिस्तान है, फिर इधर आप देखेंगे तो ईरान है, और फिर कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि क्या है भैया? ये अरब है, ये तो है, ठीक है? और फिर इधर जो है आपका जो भी है, तो कुल मिलाकर है क्या कि भैया ये देखिए, ये अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत है, ठीक है? हिंदुस्तान है, भारत है, ठीक है? इधर पड़ोस में ये क्या है भैया? ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ये बगल में क्या है? ये ईरान वाला एरिया है। ये इधर क्या है भैया? ये इराक वाला एरिया है, ठीक है ना? और ये क्या है? ये अरबियन कंट्रीज यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, अरब आपको यहाँ मिलेगा, अरबियन कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अरबियन रीजन ये है, ठीक है? ये क्या है? ये अरबियन रीजन है, ठीक है? मतलब अरब क्षेत्र है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करेंगे भैया, पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करेंगे तो भैया यहीं पर सऊदी अरब है। यहाँ पर क्या भैया? सऊदी अरब है। बड़ा देश कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर जो बड़ा देश है वो सऊदी अरबिया है। यहाँ पर बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरबिया है, ठीक है ना? हाँ जी, मतलब अरब प्रायद्वीप, इसको क्या कहते हैं? इसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है? इसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। और अरब प्रायद्वीप, देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुला, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है? तो ये अरबियन पेनिनसुला है। तो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं। तीन तरफ से घिरे हुए भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरबियन पेनिनसुला, ठीक है? अरबियन पेनिनसुला, ठीक है ना? तो अरबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा जो देश है वो है सऊदी अरब। अरबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा देश कौन है? सऊदी अरब। और इसी क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है ना? राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है? तो राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है? ये वो रीजन है जहां पर क्या हुआ? राइज ऑफ इस्लाम हुआ, मतलब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है? तो इस्लाम का जो उदय है, इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म, ठीक है? तो इस्लाम का जो उदय है, इस्लाम का जो उदय है, ठीक है? राइज ऑफ इस्लाम जो है वो किस क्षेत्र में हुआ है? वो इसी क्षेत्र में हुआ है, सऊदी अरब और इसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है ना? बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान देना है, ठीक है भैया? अब आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इसके संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। और इसी प्रकार से एक एक करके चीजें आगे बढ़ी और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद यहाँ पर इनके जो उत्तराधिकारी आए, जो इनके सक्सेसर आए, उन्हें कहा गया खलीफा। क्या कहा गया भैया? इन्हें खलीफा कहा गया। तो बात को समझेंगे कि इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इसके लीडर जो थे वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। और इनकी डेथ के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए, जो सक्सेसर हुए, वो कौन हुए भैया? वो खलीफा कहलाए। और खलीफाओं की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि इन खलीफाओं ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर क्या किया भैया? अटैक किया, ठीक है? ताकि इस्लाम धर्म का विस्तार कर सके, ठीक है ना? ताकि इस्लाम धर्म का क्या कर सके? विस्तार कर सके। और इन्हीं इसी का शिकार हुआ भारत, इसी का शिकार हुआ भारत। दुनिया के कई सारे देश शिकार हुए, उसमें से एक देश भारत भी था, ठीक है ना? ये जिसके भी कमेंट बार बार आ रहे हैं, मैं कसम से बता रहा हूं कि इरिटेट मत करिएगा कोई भी लोग। चलिए, तो इस बात को समझेंगे और इसी चीज की वजह से मैं आपको सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब बता रहा हूं, ठीक है ना? पैगंबर मोहम्मद साहब बता रहा हूं, ठीक है ना? चलिए देखा जाए तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक आप समझते चलेंगे, देखते चलेंगे, करते चलेंगे। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप पूरा फोकस के साथ देखें, चीजों को समझें, ठीक है? आप देखेंगे तभी जो चीजें हो पाएंगी, ठीक है? तो चलिए भैया देखा जाए और एक एक चीज को नोट किया जाए, एक एक चीज को नोट किया जाए। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहले तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, ठीक है भैया? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहां हुआ भैया? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ 570 बीसी में, ठीक है? कब? 570 बीसी में। कहां पर जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहां पर जन्म हुआ इनका? मक्का में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना? हां जी भैया, मक्का में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना? चलिए, इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, इसी तरीके से हम आगे बात करें। जैसे इनकी डेथ भैया, जन्म और मृत्यु यही सत्य है। मृत्यु की अगर बात करें, ठीक है? मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी। अच्छा, बीसी नहीं है, एडी है, याद रखिएगा। बीसी नहीं है, एडी है, ठीक है? 632 एडी में, ठीक है? जन्म हुआ, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। और 632 एडी में इनकी डेथ कहां पर हुई? मदीना में इनकी डेथ हुई। कहां पर डेथ हुई भैया? मदीना। कहां पर डेथ हुई? मदीना में, ठीक है ना? हाँ जी, मक्का और मदीना ये दोनों जगह के नाम है, ठीक है? ये दोनों क्या है भैया? जगह के नाम है, ठीक है? ये दोनों क्या है? इनके जगह के नाम है। अब इनको आप देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति, ठीक है? इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्ति का मतलब वो क्या कि हम बात कर रहे हैं एनलाइटनमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट, ठीक है ना? एनलाइटनमेंट, ठीक है? एनलाइटनमेंट। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं कि हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 एडी में। 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? हीरा गुफा में, हीरा नामक गुफा में, ठीक है? हाँ, हीरा गुफा में, हीरा नाम की गुफा थी, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब इनकी क्या नहीं प्राप्ति हुई? वो मुझे नहीं पता। धर्म की स्थापना भी हुई। अरे 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना भी हुई, ठीक है ना? हाँ जी भैया, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। और इस तरह से इन्हें क्या माना गया भैया? इन्हें माना जाएगा इस्लाम धर्म का संस्थापक। इस तरह से ये क्या हुआ भैया? ये हुए इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है ना? इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम, ठीक है? फाउंडर ऑफ इस्लाम कहेंगे आप, ठीक है? फाउंडर ऑफ इस्लाम कहेंगे। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, ठीक है? मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का से मदीना की यात्रा की। और मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में, मक्का से मदीना की यात्रा, ठीक है ना? के उपलक्ष्य में, के उपलक्ष्य में, मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में
ठीक है ना, मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य मतलब कह सकते हैं कि ठीक है। तो मक्का से मदीना की यात्रा जब इन्होंने करी तो इन्होंने एक संवत चलाया जिसे कहा गया हिजरी संवत। क्या चलाया गया भैया? हिजरी संवत। इसी को मुस्लिम संवत भी कहा जाता है। तो हिजरी या मुस्लिम संवत, ठीक है, शुरू किया गया इसी के उपलक्ष्य में। क्या भैया? हिजरी या मुस्लिम संवत, हिजरी या मुस्लिम संवत, हिजरी या मुस्लिम, ठीक है, संवत यहाँ पर शुरू किया गया, हिजरी या मुस्लिम संवत। कब की बात है ये बात है भैया कब की? ये बात है 622 की। कब की बात है ये 622 एडी की बात है, ठीक है। कब की बात है? 622 एडी की बात है, ठीक है ना। तो 622 एडी की बात है जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, ठीक है। समझ में सब आएगा बस, लेकिन ये है कि थोड़ा इत्मीनान से समझिए और आराम से एक एक चीज को चलने दीजिए, ठीक है भैया। चल, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, ठीक है, जिनका नाम था क्या? खदीजा। जिनका नाम क्या था भैया? इनका नाम था खदीजा। तो इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, ठीक है। तो खदीजा नाम की एक विधवा थी, उन्हीं से इन्होंने विवाह किया था, खदीजा, ठीक है। खदीजा नाम की एक महिला थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद करना है भैया। बाकी आप देखेंगे कि जब इनकी डेथ हुई, ठीक है, इनकी डेथ के बाद इनके जो उत्तराधिकारी कहलाए, उत्तराधिकारी जो हुए इनके, इनके जो उत्तराधिकारी हुए 632 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं 632 में इनकी डेथ हुई है। तो इनकी डेथ के बाद जो सक्सेशन हुए, ठीक है, वो क्या कहलाए? डेथ के बाद जो सक्सेशन हुए इन्हीं को क्या कहा गया? ये खलीफा कहलाए, ठीक है। इनके जो सक्सेशन हुए वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए, ठीक है, खलीफा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि इनके सक्सेसर खलीफा कहलाए। और चूंकि मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में डेथ हुई थी, तो आप देखेंगे कि यही कारण है कि जो हज पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, तो हज यात्रा का मतलब क्या होता है? ठीक है ना अजय भैया, ठीक है। हज यात्रा क्या होता है भैया? तो बिल्कुल, ठीक है, हज यात्रा क्या होता है? हज यात्रा की अगर बात करें तो हज यात्रा का मतलब है मक्का से मदीना की यात्रा, ठीक है ना, मक्का से मदीना की यात्रा, ठीक है। तो हज का मतलब क्या हो गया? हज का मतलब हो गया मक्का से मदीना की यात्रा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि मक्का से मतलब मक्का और मदीना की यात्रा मतलब जर्नी ऑफ, कह सकते हैं कि जर्नी ऑफ मक्का एंड मदीना, ठीक है, मक्का एंड मदीना। तो मक्का और मदीना की यात्रा करना, ठीक है ना, मक्का एंड मदीना होती है, ठीक है। इसी को हज यात्रा कहा जाता है, मक्का और मदीना की जो यात्रा होती है, ठीक है, मक्का और मदीना की जो यात्रा होती है। इसी प्रकार से एक चीज और कि इनकी जो पवित्र बुक है, पवित्र किताब जो है, इनकी पवित्र किताब जो है, पवित्र ग्रंथ कह लीजिए, ठीक है। तो इनकी जो पवित्र किताब है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुरान। क्या है भैया? कुरान, ठीक है। तो कुरान भी याद रखेंगे कि इनकी पवित्र किताब को क्या कहा गया है? कुरान कहा गया, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब की हम बात कर रहे थे। तो जैसा हमने आपको बताया कि चूंकि आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत हमने करी है, तो जाहिर सी बात है कि मेडाइवल हिस्ट्री में है ना, हमने बताया कि ये मैक्सिमम मेडाइवल हिस्ट्री जो है ये मैक्सिमम क्या है? ये मैक्सिमम मुस्लिमों का इतिहास है, मुस्लिम राजाओं का इतिहास है ज्यादातर। हालांकि और भी राजा है लेकिन ज्यादातर मुस्लिमों का इतिहास है। इसलिए जानना जरूरी है कि मुस्लिम्स जो है उनका उदय कहां हुआ, इस्लाम धर्म का उदय कहां हुआ। तो हमने आपको बताया कि ये भारत है और ये अरब प्रायद्वीप है, इस पर सऊदी अरब है और यही सऊदी अरब में मक्का और मदीना है और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इस उदय के लीडर, इसके जो लीडर थे वो कौन थे भैया? वो है मोहम्मद साहब, ठीक है ना। तो आप देखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब आप कहिए, हजरत मोहम्मद साहब आप कहिए, दोनों चले, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब कहें चाहे हजरत मोहम्मद साहब कहें। अब मोहम्मद साहब की अगर बात करें तो भैया इनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ, ठीक है, सऊदी अरब में। मृत्यु मदीना में हुई 632 में, ठीक है। तो मक्का में जन्म हुआ तो मदीना कैसे पहुंचे? तो मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है, 622 ईस्वी में। और इसी मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में एक संवत शुरू किया गया, एक नया कैलेंडर शुरू किया गया जिसे हिजरी या मुस्लिम संवत कहा गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनको ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं कि 610 ईस्वी में हीरा नाम की गुफा में प्राप्त हुआ था और इस तरह से 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई माना जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई तो 610 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से इस्लाम धर्म के फाउंडर हुए, संस्थापक हुए, ठीक है ना। अच्छा, पत्नी खदीजा जो कि जिनसे इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। इसी प्रकार से उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी कौन थे भैया इनके? इनके उत्तराधिकारी चार से उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी कौन थे भैया इनके? इनके उत्तराधिकारी थे खलीफा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। और हज यात्रा पर जो भी जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो भैया मुस्लिम लोगों के द्वारा जो हज यात्रा की जाती है वो दरअसल में मक्का और मदीना की यात्रा की जाती है। मक्का और मदीना जो कि कहां पर है? सऊदी अरब में। कहां पर है? सऊदी अरब में, ठीक है ना। चलिए भैया, है ना, ये हीरा नाम की गुफा भी वही है सऊदी अरब में, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा एक्चुअली में ये जो एरिया है ना, ये जो आप एरिया देख रहे हैं सऊदी अरबिया और उसके आसपास वाला, यहाँ पर उस टाइम पर कबीले रहा करते थे। वहां पर इस टाइम पर कबीले रहा करते थे, बहुत सारे कबीले थे और ये कबीले, ठीक है, बहुत सारे कबीले थे और ये कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक है। हाँ, मतलब बहुत तगड़े तरीके से ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म को स्थापित करके जिस तरह से इस्लाम धर्म में एकता पर विशेष बल दिया गया, यूनिटी पर विशेष बल दिया गया, वो शायद इसी उद्देश्य से था कि यहाँ पर जो विभिन्न कबीले आपस में लड़ते हैं इनका आपस में लड़ना बंद हो जाए, ठीक है ना। हाँ, इनका आपस में लड़ना बंद हो जाए, आपस में मिलजुल कर रहे, इसीलिए इस धर्म में विशेष रूप से यूनिटी पर फोकस किया गया, ठीक है ना। हाँ, यूनिटी पर फोकस किया गया, ठीक है भैया। अच्छा, और चूंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, आप जानते हैं यहाँ पर खेती बाड़ी की नहीं जा सकती, भाई अनाज वगैरह फसल वगैरह उगाई नहीं जा सकती, उपजाऊ भूमि नहीं है। यही कारण है कि यहाँ के कबीले लोगों को पहले से ही, ठीक है, जानवरों को पालने और उन्हीं का मांस खाने का, ठीक है, मतलब एक तरह से मजबूरी थी, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर है ना, इसमें भाई नॉन वेजिटेरियन ज्यादातर है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज है, तो वो चीज भी आपको देखने को मिली। खैर जो भी है, मक्का और मदीना, ठीक है, ये दोनों ही सऊदी अरब में है। यहीं पर आप देखेंगे तो भाई मस्जिदें भी है, ठीक है, जहां पर हज यात्रा पर जब भी जाते हैं तो जाते हैं। फिलहाल इसमें एक विशेष चीज पर फोकस करिए, वो ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जब डेथ हुई 632 ईस्वी में, तो इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए? इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, ठीक है ना। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो आइए जरा अब खलीफाओं के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, खलीफाओं के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन खलीफा से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे खलीफाओं के बारे में पहली बात तो ये है कि ये कौन थे? खलीफा कौन हुए, ठीक है। ये पद शुरू कब हुआ? ये पद स्टार्ट कब हुआ? इस पोस्ट को शुरू कब किया गया? तो 632 ईस्वी में ये पद शुरू हुआ। क्यों भैया? क्योंकि 632 ईस्वी में ही पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब, ठीक है भैया। अच्छा, ये जो खलीफा है, ठीक है, खलीफाओं का काफी जिक्र मिलेगा, इसलिए एक एक करके पढ़ते चलना जरूरी है इनके बारे में, ठीक है। जरूरी है कि आप इनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानकारी लेते हुए चलें। तो आपने जो भी चीजें हैं एक एक लिख ली होंगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्या कुछ है। अब इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो खलीफा है, ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि खलीफा पद, ठीक है, खलीफा पद। अब इसकी अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, ये जो खलीफा नाम की पोस्ट है, इस खलीफा पोस्ट स्टार्टिंग में पोस्ट कहाँ थी, लोकेशन क्या थी, मतलब ये पोस्ट कहाँ पर थी? तो शुरू में ये पोस्ट कहाँ पर थी? सऊदी अरब में थी, ठीक है ना। हाँ जी, अरे शुरू में ये पोस्ट, जैसे जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी
अधिकारी हुए उन्हीं को खलीफा कहा गया। और खलीफाओं में पहले खलीफा अबू बकर हुए, अबू बकर जो कि वास्तव में पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर थे, ठीक है ना, अबू बकर, ठीक है। मतलब यूं समझ लीजिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो धार्मिक उत्तराधिकारी है उसे खलीफा कहा गया। और यह भी दिमाग में रखिएगा कि शुरू में क्या होता था, शुरू में जो खलीफा की पोस्ट थी ये धार्मिक पोस्ट थी, रिलीजियस पोस्ट थी, रिलीजियस पोस्ट थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया खलीफा की जो पोस्ट है ये पॉलिटिकल पोस्ट होती चली गई, ठीक है ना। मतलब इस्लाम धर्म में भी आप देखेंगे तो शुरू के जो 4 खलीफा हैं उन्हीं को माना जाता है, उन्हीं को मान्यता प्राप्त है, बाकी जो खलीफा हुए उनको नहीं मान्यता प्राप्त है। कारण यही है कि शुरू के जो 3-4 खलीफा 4 खलीफा हुए वही वास्तविक खलीफा माने जाते हैं, धार्मिक मामलों से जुड़े हुए माने जाते हैं। उसके बाद जो भी खलीफा हुए, ठीक है ना, जो भी खलीफा थे हुए वो क्या हुए, वो खलीफा पॉलिटिकल पोस्ट थी, मतलब एक तरह से राजा जैसा व्यवहार करते थे। तो शुरू के जो खलीफा हुए ना उसमें स्पष्ट रखिएगा कि वो धार्मिक मामलों से जुड़े थे, लेकिन आगे चलकर जो खलीफा हुए वे खलीफा पॉलिटिकल पोस्ट थी, मतलब खलीफा एक तरह से राजा जैसा व्यवहार करता था, एक तरह का राजा होता था, ठीक है ना भैया। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए देख लिया जाए। देखिए ऐसा है कि इसमें भी शिया और सुन्नी वाला मामला है, ठीक है। तो जो शिया लोग हैं वो अलग खलीफा मानते हैं, जो सुन्नी लोग हैं वो अलग खलीफा मानते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो उस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है अभी, हमें केवल एक जानकारी लेनी है कि हाँ भैया इस्लाम धर्म कहां से आया, कैसी चीज रही, ठीक है भैया। बाकी ये है कि अगर किसी को इस्लाम धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेनी है तो यूट्यूब पर आप खोज लीजिएगा इस्लाम धर्म का, उधर बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको पढ़िएगा, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है भैया। हाँ जी, हमें आपकी जानकारी उतनी देनी है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अब जरा लोकेशन वाइज हम देख लें खलीफा की पोस्ट। तो खलीफा की पोस्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ये जो पोस्ट थी, ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो पोस्ट थी, ठीक है, कैसे कैसे कहां पर गई है। तो पहले ये पोस्ट हुआ करती थी सऊदी अरब में, ठीक है, और जब तक ये पोस्ट सऊदी अरबिया में थी तब तक मानकर चलिए कि ये रिलीजियस पोस्ट थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। हाँ जी भैया। और इसी प्रकार से आप जैसे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है इराक, ठीक है ना, क्या मिलता है, इराक मिलता है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र। और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्की, क्या मिलेगा भैया, टर्की मतलब तुर्की, ठीक है। तो शुरू में ये पोस्ट सऊदी अरब में थी, कहां पर थी, सऊदी अरब में थी। आगे चलकर ये पोस्ट कहां पहुंच गई, इराक पहुंच गई, ठीक है। फिर आगे चलकर ये पोस्ट कहां पहुंच गई, मिस्र पहुंच गई, और फिर आगे चलकर ये पोस्ट कहां पहुंच गई, तुर्की पहुंच गई, ठीक है ना। और तुर्की में ही फाइनली इसका एंड भी हुआ, तुर्की में ही फाइनली इसका एंड भी हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, तुर्की में ही फाइनली इसका एंड भी हुआ, ठीक है ना। तो खलीफा का पद कहां पर था, सऊदी अरब में था, ठीक है ना। हाँ जी, सऊदी अरब में था, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक एक करके इससे रिलेटेड जो जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है वो भी समझ लीजिए। जैसे एक चीज है कि क्वेश्चन होता है, पूछा भी जाता है 1229 में, ठीक है, 1229 में, ठीक है, बगदाद के खलीफा ने, कहां के भैया, बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को सुल्तान पद की, सुल्तान पद की, ठीक है, सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता दी, सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता दी। इसकी इंग्लिश में मेंशन करते हैं अभी। इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं कि भाई बात है ना, आगे चलकर एक भाई मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक शासक हुआ, अगर आपको याद हो, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मिस्र के खलीफा, कहां के, मिस्र के खलीफा, मिस्र के खलीफा अल हकीम ने, मिस्र के खलीफा अल हकीम ने, मिस्र के खलीफा अल हकीम ने, ठीक है, मिस्र के खलीफा अल हकीम ने मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, सुल्तान पद की मान्यता दी, सुल्तान पद की, ठीक है, सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता, मतलब कानूनी मान्यता, वैधानिक मान्यता दी, वैधानिक मान्यता दी, ठीक है, वैधानिक मान्यता दी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक खलीफा के मामले में एक चीज और भी है जो पूछी भी जाती है कई बार, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी है ना, खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है भैया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब एक समझौता अगर आपको याद हो, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में हुई, ठीक है, सेवर्स की संधि, 1919 में हुई सेवर्स की संधि ने, सेवर्स की संधि ने तुर्की के खलीफा के अधिकार छीन लिए, तुर्की के खलीफा के अधिकार, ठीक है, खत्म कर दिए, इसके बाद तुर्की के खलीफा के अधिकार खत्म कर दिए। और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन फिर हुआ था, उसकी भी बात करेंगे अभी, ठीक है। देखिए भाई, तो 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता प्रदान की, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब खलीफा बगदाद गिवन लीगल स्टेटस ऑफ सुल्तान पोस्ट टू इल्तुतमिश इन 1229। खलीफा 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को, एक्चुअली में आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये क्या मजाक है कि खलीफा जो कि वहां बैठा है बगदाद में, या फिर यहाँ के मामले में खलीफा जो बैठा है मिस्र में, जो बगदाद में मिस्र में बैठे हुए खलीफा है वो भारत में दिल्ली पर हुकूमत करने वाले शासकों को सुल्तान पद की मान्यता कैसे प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, सुल्तान पद की मान्यता कैसे प्रदान कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि दरअसल में खलीफा जो पोस्ट है, ठीक है, खलीफा जो पोस्ट है इसको पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे वे सब क्या इनको सब कुछ मानते थे, और खलीफा जो कहते वो कानून होता था, खलीफा जो कहते वो सही है और खलीफा जिसको कहते गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो खलीफा दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुस्लिम शासक को ऐसा माना जाता था कि खलीफा जब लीगलाइज करेगा, ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर कहीं पर कोई मुस्लिम राजा बनता है तो ये माना जाता था कि वो मुस्लिम राज्य का हिस्सा है, और जब तक खलीफा मान्यता ना दे दे तब तक वो मान्य शासक नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जब इल्तुतमिश 1229 में, ठीक है, जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि दिल्ली का कानूनी मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान, मतलब लीगल स्टेटस प्राप्त पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा ने स्वयं इस पद की वैधानिक मान्यता दी, कानूनी मान्यता दी, ठीक है ना। हाँ अच्छा भाई, अब इसको जरा देखिए, मिस्र के खलीफा ने, ठीक है, मिस्र के खलीफा अल हकीम, ठीक है ना, मतलब अल हकीम, ठीक है, कौन है अल हकीम की बात, ठीक है, अल हकीम, तो इनका नाम है अल हकीम, ठीक है, खलीफा ऑफ मिस्र। तो सीधी सी बात है कि अल हकीम जो कि इजिप्ट का मिस्र का सुल्तान है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान पद की कानूनी मान्यता दी, ठीक है ना। दिल्ली के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको सुल्तान कहते थे, दिल्ली के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको सुल्तान कहते थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश पढ़ते हैं उसकी बात है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह
पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है ना, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। ये डब्ल्यू का मतलब है वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में हुई। एक्चुअली में यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझिए कि सेवर्स की संधि ने तुर्की के खलीफा के अधिकार खत्म कर दिए। एक्चुअली में यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझिए कि खलीफाओं के नेतृत्व में एम्पायर बढ़ते 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 ऑटोमन एम्पायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, किसमें भैया, ऑटोमन एम्पायर में खत्म हो गया, है ना, मतलब कन्वर्ट हो गया। एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, और जो ऑटोमन एम्पायर था, जो ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है, क्योंकि इसका जो शासक था, जो प्रमुख था, वो खलीफा कहलाता था और तुर्की में बैठता था, इसलिए ऑटोमन साम्राज्य को तुर्की साम्राज्य भी कहा गया, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य को तुर्की साम्राज्य भी कहा गया, ठीक है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो मित्र राष्ट्र एक तरफ थे, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ठीक है, ये एक तरफ थे, और दूसरी तरफ इटली, जर्मनी, तुर्की, ये सब देश थे, ठीक है। तो भैया प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ भाई, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हो गया। मतलब जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, तुर्की साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसका हेड हुआ करता था खलीफा, ये ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों के हाथों, मुख्यतः ब्रिटेन के हाथों। जिसके बाद है ना एक समझौता हुआ ब्रिटेन और तुर्की के बीच में 1919 में सेवर्स की संधि हुई, और इस सेवर्स की संधि से क्या हुआ, खलीफा के समस्त अधिकार छीन लिए गए, और जब छीन लिए गए तो इसके विरोध में पूरे दुनिया में और मुख्य रूप से भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, है ना। और आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 से 1924 तक चला माना जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसी के विरोध में तो पहले लिख लेंगे और इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वार, देयर वर सेवर्स एग्रीमेंट इन 1919 बाय व्हिच पावर ऑफ खलीफा एंडेड, ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये चीज हुई कि तुर्की का खलीफा का अधिकार छीन गया, इसके विरोध में, अगेंस्ट, है ना, इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, है ना। तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में, इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में एक आंदोलन हुआ, जैसे आप खिलाफत आंदोलन कहते हैं, क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है, खिलाफत आंदोलन जिसे आप कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट आप जिसे कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924, 1924 तक ही क्यों, क्योंकि 1924 में ये पद समाप्त हो गया, ठीक है, ये पद समाप्त कब हुआ, 1924 में ये पद उस समय समाप्त हुआ 1924 में, ठीक है, 1924 में यह पोस्ट उस समय खत्म हो गई जब तुर्की में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी और उसने खलीफा के पद को खत्म कर दिया, ठीक है ना, उसने खलीफा के पद को खत्म कर दिया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अग्रीमेंट को ट्रीटी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेवर्स ट्रीटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एज इट इज आपको याद करना है और पूरे माहौल को समझिए। तो खलीफा आप समझ गए होंगे कि भाई खलीफा कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्हीं को खलीफा कहा गया, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद, है ना, जब खलीफा बने तो पहले ये पोस्ट, ठीक है, शुरू में खलीफा नाम की जो पोस्ट है, शुरू में जो खलीफा पोस्ट है वो कहां हुआ करती थी, शुरू में खलीफा पोस्ट हुआ करती थी सऊदी अरब में, फिर ये पोस्ट कहां चली गई, इराक में चली गई, कहां पर, इराक में चली गई, फिर ये पोस्ट कहां चली गई, फिर ये पोस्ट मिस्र में चली गई, ठीक है, फिर ये पोस्ट आगे कहां चली गई, तुर्की चली गई, समझ रहे हैं, आज कहां चली गई भैया, तुर्की चली गई। तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट है ये चेंज होती रही, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। अरे भाई, तो ये पोस्ट का मतलब ये चेंज है कि भैया जब जहां पर प्रभाव रहा, ठीक है, जब जहां पर जैसे प्रभाव रहा वो चीज देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए, और इसके बाद ये हो गया 1229 और ये हो गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक वाला, मुबारक शाह वाला, ये ठीक है, तो ये पूरा आपका बढ़िया से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं कि भैया मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमण हुए, अब ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का पूरा माहौल बन चुका है, ठीक है ना। आइए भैया, खलीफा पोस्ट का नाम था, है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास का पूरा माहौल बन चुका है। अब आइए जरा बिल्कुल बजा दिया जाए इसका मध्यकाल में विदेशी आक्रमण, क्या टॉपिक का नाम भैया, ठीक है। तो मध्यकाल में विदेशी आक्रमण, ठीक है, मध्यकाल में विदेशी आक्रमण, कम से कम 2 लेक्चर तो लगे इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन मेडिवल इंडिया, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है ये सब चीजें पढ़ना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो भैया मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमण आप देखने जा रहे हैं इसको एकदम बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, बहुत शानदार चीज है, बहुत मजा भी आएगा आपको, ठीक है, बस आप ध्यान दें थोड़ा सा। चलिए तो शुरू करते हैं, मध्यकाल में विदेशी आक्रमण, तैयार है सभी लोग? नहीं 1924 कर लो इसको, 1924, ठीक है, 1924 को कर लीजिए। चलिए फिलहाल आप एक काम करिए, अभी के लिए आप अपने दिमाग में ये पॉइंट्स बिठाइए और ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो मध्यकाल में विदेशी आक्रमण, इसकी शुरुआत कल करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, इसकी शुरुआत कल करेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए, सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा, आप 1924, ठीक है, 1924 को कर लीजिए।